हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू CSE नॉलेज, जहां आपको मिलती है रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज, मोटिवेशन और अपनी सक्सेस को अचीव करने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स। आज हमारे साथ हैं एक मेडिकल स्टूडेंट जिनका नाम है मोहम्मद शोएब, जिन्होंने पिछले साल नीट क्लियर किया था और इनके मार्क्स थे 680 आउट ऑफ 720। तो इस इंटरव्यू के दौरान आप सभी के वो सारे कंफ्यूजन दूर किए जाएंगे जो एक नीट एस्पायरेंट के दिमाग में रहते हैं कि हम कहाँ से पढ़ाई करें, कैसे स्टार्ट करें, हमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो जब आप एक नीट एस्पायरेंट जिन्होंने अपने एग्जाम को क्लियर करके आज वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं, उनके थ्रू आपको काफ़ी चीज़ें सीखने और समझने को मिलेंगी। इस वीडियो के एंड तक आपको आपके पढ़ने के लिए बुक लिस्ट मिल चुकी होगी, आपको एक मोटिवेशन मिल चुका होगा और आपको ऐसे सारे प्लान मिल चुके होंगे जो आपको किस तरीके से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, आपको क्या रूटीन फॉलो करना होता है और आखिरी के दिनों में एग्जाम की किस तरीके से तैयारी करनी होती है। तो चलिए मिलते हैं हम अपने टॉपर मोहम्मद शोएब से। Hello everyone, my name is Mohammad Shoaib. I am medical student of GSPM Medical College कानपुर। मैंने 2024 में नीट क्लियर किया, जिसमें मेरा रैंक नंबर था 680 और मेरा रैंक था 7573। ठीक है, तो मोहम्मद शोएब आप ये बताइए कि आपने नीट की तैयारी कब और किस तरीके से स्टार्ट की थी? मैंने सीरियसली देखा जाए तो मैंने नीट की तैयारी 12th बाद से ही करी थी। 12th के साथ ही करना था मुझे, लेकिन यहाँ पे जो है हमारे इधर टीचर्स वगैरह उतने अच्छे नहीं हैं क्योंकि ये रूरल एरिया है। और फिर मैंने यहाँ 12th कंप्लीट किया। 12th कंप्लीट करके मैं कोटा गया। मैंने कोटा से तैयारी स्टार्ट की। ठीक है, तो मतलब आप प्योरली ऑफलाइन आपने पढ़ाई की कि आपने ऑनलाइन का भी सहारा लिया था? 12th के बाद फर्स्ट ईयर मैंने ऑफलाइन तैयारी करी, जिसमें मैं कोटा रह के तैयारी करता था PW विद्यापीठ से। उस टाइम पे मुझे थोड़ा बहुत चोट वगैरह लग गया था और मैं जा नहीं पाया था क्लास अच्छे से, तो फर्स्ट ईयर में मेरा नहीं निकला था। मेरा फर्स्ट ईयर में 555 नंबर आया। फिर मैं घर वापस आ गया। फिर मैंने लखनऊ जाके ऑनलाइन तैयारी करी लाइब्रेरी से, जिसमें मेरे सेकेंड अटेम्प्ट में 680 नंबर आए थे। मतलब आप जो नए एस्पायरेंट हैं, जो मतलब अभी अपनी फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको क्या सजेशन देंगे कि तुम ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करो कि ऑनलाइन? देखो, अगर तुम तैयारी करना ही चाहते हो तो पहली बात तो ये है कि तुम 12th के साथ ही तैयारी स्टार्ट करो। थोड़ा बहुत ही पढ़ो। अगर 12th में नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाते, तुमको बोर्ड्स का और उसका सारा दिक्कत है, तो 12th में थोड़ा बहुत ही करो, लेकिन करो। और रही बात ऑनलाइन या ऑफलाइन की, तो आप जैसा अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे अगर आप ऑफलाइन अफोर्ड कर सकते हैं तो ऑफलाइन करिए, ऑनलाइन कर सकते हैं तो ऑनलाइन करिए। अब तो दोनों जगह ही सेम ही टीचर्स वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन ऑफलाइन में थोड़ा फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा ये है कि आप फेस टू फेस टीचर्स के सामने होते हैं, और नुकसान ये है कि डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होता है। कुछ लोग होते हैं जो बाहर जाके बिगड़ जाते हैं। और ऑनलाइन में भी ठीक सेम ही चीज है, टीचर्स अच्छे हैं लेकिन डिस्ट्रैक्शन वहाँ भी है, क्योंकि फोन्स वगैरह में लड़के बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, वही फोन चलाते रहते हैं। तो आपके हिसाब से है, आप जो समझिए वो कर सकते हैं। या तो ऑफलाइन करिए, ऑनलाइन करिए, आप अपने हिसाब से देखिए। मैंने फर्स्ट ईयर ऑफलाइन चूज किया, फिर मुझे लगा कि ऑफलाइन से भी ठीक है, ऑनलाइन भी ठीक ही है, तो मैंने सेकंड ईयर ऑनलाइन से किया और सेकंड ईयर मेरा ऑनलाइन से 680 नंबर आए थे। मतलब ये कहा जा सकता है कि अगर आप अपनी डिस्ट्रैक्शन को मतलब कंट्रोल कर लें तो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी जगह पे जा सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं कहीं पे, अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए तो ठीक है, तो फिर आप कर सकते हैं। और डिस्ट्रैक्ट हो गए तो फिर वही है कि बच्चे करते रहते हैं, 6 साल 7 साल करते हैं, कुछ फायदा होता नहीं है। और अगर नहीं डिस्ट्रैक्ट हुए तो बहुत हुआ, 1 साल 2 साल में निकाल लेंगे आप। तो फिर आप ऐसा क्या रूटीन फॉलो करते थे? मतलब आपका दिन किस तरीके से गुजरता था, या फिर अगर कहें तो आप दिन में कितने घंटे पढ़ाई किया करते थे? रूटीन मेरा ये था कि हम 4-5 दोस्त एक साथ थे, एक ही फ्लैट में रहते थे। हम 4-5 दोस्त थे, जिसमें से सभी के सभी नीट की तैयारी करने वाले थे। हमारा रूटीन ये था कि हम सुबह 8 से 9 बजे तक लाइब्रेरी पहुंच जाते थे। उसके बाद 12 बजे तक लाइब्रेरी में रहते थे। फिर 12 बजे के बाद लाइब्रेरी से वापस आके रूम पे खाना खाना, फिर 1 बजे तक वापस लाइब्रेरी जाते थे। फिर लाइब्रेरी में
10 बजे रात तक पढ़ाई करते थे, फिर रूम पे आके अपना खाना वगैरह खा के थोड़ा बहुत 2 घंटा कम से कम तो पढ़ते ही थे रूम पे भी। उसके बाद फिर सो जाते थे, फिर सुबह उठो, खाना वगैरह खाओ, फिर लाइब्रेरी जाओ, फिर वापस आके वही करते थे। अच्छा, मतलब अगर देखा जाए तो आप लोग दिन में मैक्सिमम टाइम आपका या तो किसी काम खाने पीने में, मतलब खाना पीना हटा दिया तो मैक्सिमम टाइम आपका पढ़ाई में ही जाता था। मैक्सिमम टाइम हम लोग का पढ़ाई में ही जाता था। और एक बात और थी, हम लोग जब बाहर रहते थे, लखनऊ में रहते थे, तो वहाँ पे हम लोग खुद से ही खाना बनाते थे। मैं और मेरे दोस्त सब खाना आपस में ही बांट के बना लेते थे और उसी में टाइम ज्यादा था। और हाँ, एक बात और, हम लोग कभी कभार घूमने भी जाते थे, जैसे महीने में 1 आध दिन ही घूमने जाते थे और ज्यादा उतना घूमना वगैरह नहीं था हम लोग का। तो बेसिकली अगर हम ध्यान दें तो हमें ये समझ में आता है कि अगर हमको अपनी नीट की तैयारी को जल्दी खत्म करना है या फिर हम उसको मतलब ऐसा है कि हम उसको फाइनल टच देना चाहते हैं कि हमारा मेडिकल कॉलेज मिल गया, तो हमें अपने दिन का मैक्सिमम टाइम हमें अपनी पढ़ाई पे ही फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, मैक्सिमम टाइम तो पढ़ाई को ही देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप दूसरा काम करेंगे तो फिर या तो एक काम कर लीजिए, या तो दूसरा काम कर लीजिए, या तो पढ़ाई कर लीजिए। तो इसमें एक और चीज हम पूछना चाहेंगे कि ये तो आपका हो गया कि जनरल पैटर्न आप फॉलो किया करते थे। अब ये किस तरीके से चेंज हुआ होगा जब लास्ट का 2 या 3 महीना बचा होगा एग्जाम का, तो आपने किस तरीके से चीज को चेंज किया था? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट के 2-3 महीने कैसे करने हैं। सब लोग शुरुआत से तो सब लोग पढ़ते ही हैं, शुरुआत में तो बहुत पढ़ते हैं लोग, उसके बाद 1-2 महीना पढ़ेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा टीम होते जाएंगे, फिर लास्ट तक आते आते उनको लगता है अरे अब नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, कुछ दोस्त के सलाह भी मान लेते हैं, कुछ दीदी भैया को भी मानने लगते हैं। तो मेरा क्या था, मैं लास्ट में सिर्फ अपने टीचर्स की सुनता था, और यही था मेरा लास्ट के 3 महीने कि मैं सुबह अगर क्लास लाइब्रेरी गया तो 2 घंटे में पहले 2 घंटे सिर्फ बायो ही लगाता था, या तो नोट्स पढ़ रहा हूँ, या तो एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, या फिर मैं उसके क्वेश्चंस लगा रहा हूँ। और उसके बाद मैं क्या करता था कि थोड़ा बहुत फिजिक्स का वो देखा, न्यूमेरिकल वगैरह, फॉर्मूला शीट वगैरह देखने के बाद हम लोग खाना खाने निकल जाते थे। 2-3 घंटा सुबह में पढ़ा मैंने, फिर खाना खाने गए, फिर वहां से आए, फिर उसके बाद हम कुछ और पढ़ते थे। जैसे उसके बाद जब मैं वहां से आया, क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल और फॉर्मूला शीट देख के गया था, फिर मैं आता था अपना फिजिक्स लगाता था कम से कम 3 घंटे। 3 घंटे फिजिक्स लगाई, फिर हम थोड़ा बहुत नाश्ता करने निकलते थे, 10-15 मिनट के लिए ब्रेक लेते थे। फिर उसके बाद वहां से आने के बाद केमिस्ट्री करते थे। केमिस्ट्री करने के बाद फिर जो लास्ट में ये टाइम बचता था, उसमें हम लोग अपना थोड़ा बहुत, जैसे जो टेस्ट वगैरह दिए थे उसमें अगर कोई दिक्कत रहती थी फिर वो देखते थे। यही था। मतलब ये है कि आपके लास्ट के 3 महीने आप जो ब्रेक भी ले रहे हैं उसको सिर्फ ऐसा है कि खाना खाने के लिए निकलना ही है, तो उसी टाइम हमारा ब्रेक भी हो जाएगा। हाँ। इसके अलावा जितना रिमेनिंग टाइम है आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करने में, अपने फॉर्मूला शॉर्ट रिवीजन करने में, अपने मॉक टेस्ट वगैरह पे इसी पे फोकस किया करते थे। बिल्कुल। और लास्ट के 3 महीने ये था कि हमने थोड़ा टाइम भी चेंज किया था, क्योंकि पहले हम 9 बजे आ जाते थे लाइब्रेरी, फिर उसके बाद 10 बजे तक निकल जाते थे। लेकिन लास्ट के 3 महीने ये था कि हम लोग 9 बजे आते थे, 12 बजे खाना खा के उसके बाद फिर वापस आए 1 बजे, फिर हम लोग 12 बजे रात तक ही रुकते थे लाइब्रेरी में। हमने लाइब्रेरी वाले से बात कर लिया था कि थोड़ा 2 घंटे बढ़ा दो, फिर वो 2 घंटे बढ़ा दिया था, फिर हम 12 बजे रात तक रुकते थे वहां पे लाइब्रेरी में। फिर यहाँ से जाके थोड़ा बहुत पढ़ा, 2-2:30 बजे तक सो जाते थे, फिर वही 9 बजे लाइब्रेरी वापस आ जाते थे। तो लास्ट के 3 महीने 2-1 घंटे हमने और बढ़ा दिए थे पढ़ने के। मतलब यही है कि आप एक अपना कंसिस्टेंटी मेंटेन करें लास्ट तक, और लास्ट के 2-3 महीने जो आपकी प्रिपरेशन थी उसको डबल कर दो। मतलब ऐसा है कि प्रिपरेशन भी डबल कर दो, और उसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट वगैरह भी बहुत जरूरी है। मतलब ये सब प्रिपरेशन का ही पार्ट हो गया कि आप उसमें मॉक टेस्ट दो, रिवीजन करो, इस तरह करिए, उसको डबल कर दो, ऐसा ही ना। तो हम इसमें और इसको थोड़ा सा और डीप में लेके चलते हैं कि हम पहले, सबसे पहले जो एक बायो में जो मेजर पोर्शन, मतलब नीट में मेजर पोर्शन कवर करता है बायोलॉजी, तो हम बायोलॉजी के लिए किया, बायोलॉजी के लिए क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी, और आपने एनसीईआरटी फॉलो किया था कि उसके अलावा भी कुछ फॉलो किया था, और आपने एनसीईआरटी को जस्ट रिवीजन वाला क्वेश्चन, तो आपने कितनी बार रिवाइज किया था अपने बायोलॉजी के सिलेबस को? बायोलॉजी में ये था, मैंने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी लगाई थी, और उसके बाद जो हमारे टीचर्स के नोट्स वगैरह होते थे मैं वो पढ़ता था। और बाकी बहुत सारे बच्चे जो अदर पंच वगैरह यूज करते हैं, मैंने वो सब यूज नहीं किया था। मैंने या तो अपनी डीपीपी, एनसीईआरटी और खुद के बनाए हुए नोट्स, बस मैं यही 3 करता था। और हाँ, मैं नोट्स में जो एनसीईआरटी से मेरे नोट्स में छूटा हुआ रहता था, मैं सिर्फ उसी को एनसीईआरटी में हाईलाइट करता था,
कुछ लोग होते हैं पूरी एनसीईआरटी रख देते हैं, उसको ऐसा हाईलाइट कर देते हैं कि मतलब सभी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं वो सब नहीं करता था, मैं सिर्फ अपने नोट्स में जो नहीं होता था वो एनसीईआरटी का हाईलाइट कर देता था, या तो वो एक दो पॉइंट ही हाईलाइट किया था। और एक बात और है, सब लोग पुरानी एनसीईआरटी रखते हैं, वही 2 साल 3 साल पढ़ते हैं, उसी को बार बार हाईलाइट करते हैं, उसी को बार बार पढ़ते हैं। तो मेरा क्या था, मैंने फर्स्ट ईयर जब किया फिर मेरा नहीं हुआ, फिर मैंने सेकेंड ईयर में नई एनसीईआरटी ली, शुरुआत से नई तरीके से तैयारी करी। और मैंने बहुत, मेरी अभी भी एनसीईआरटी देखोगे वो लगेगा एकदम न्यू है, उसमें मैं पढ़ा बहुत हूँ उसको, लेकिन उसमें उतना हाईलाइट नहीं किया हूँ जितना लोग करते हैं। तो ये है कि आप उतना हाईलाइट मत करिए बुक को, बस अपने नोट्स अच्छे बनाइए और नोट्स रिवाइज करिए, एनसीईआरटी रिवाइज करिए। ज्यादा मैं तो बोलता हूँ बायो में अदर बुक्स की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बस एनसीईआरटी। मतलब अगर आपका कहना, मतलब एक चीज हम और सबको बताना चाहेंगे कि इन्होंने अपनी प्रिपरेशन पूरी पीडब्ल्यू से की थी, मतलब पीडब्ल्यू के टीचर को इन्होंने फॉलो किया था। और ये चीज बताया जाए कि आप अपने टीचर्स को फॉलो करिए, उनके नोट्स को फॉलो करिए, अपनी डीपीपी सॉल्व करिए, और अदर बुक्स में खाली एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी में भी यही कि आप उसमें मेन पॉइंट जो आपके नोट्स से अलग हैं उनको आप हाईलाइट कर लीजिए, जो चीज मेंशन्ड है नोट्स में, तो अपने नोट्स और एनसीईआरटी ये आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। बिल्कुल इतना ही सफिशिएंट है। तो इस आपके बायोलॉजी मतलब बायो में कितने मार्क्स थे ओवरऑल? बायो में मेरे 360 में से 350 नंबर थे बायो में। तो फिर देख लीजिए, सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करके आप 350 तक स्कोर कर सकते हैं, तो आपको बाहर जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। बल्कि जो मेरा 2 क्वेश्चन गलत भी हुआ था बायो में, वो भी बस सिली मिस्टेक के कारण ही गलत हुआ था। उसमें मुझे आता था, लेकिन वो सिली मिस्टेक मार्क करने में थोड़ा गलत हो गया था। तो फिर समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी और आपके टीचर के नोट्स आपके लिए सफिशिएंट हैं। आगे आप ये बताइए कि आपने केमिस्ट्री की तैयारी किस तरीके से की थी, और जो केमिस्ट्री के जो पोर्शन है फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इसको तीनों को कैसे मैनेज किया था, और कौन सी बुक या मटेरियल आपके लिए हेल्पफुल रही थी? केमिस्ट्री का ये था, मैं जो फिजिकल केमिस्ट्री थी वो मैंने सुधांशु सर से पढ़ी थी, और उसका मैंने बहुत सारे नोट्स नहीं बनाया था कि मतलब बहुत लंबा चौड़ा नोट्स बनाया था। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी वो पंकज सर से पढ़ी थी, और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी वो मोहित अदीज सर से पढ़ी थी। और पंकज सर की और मोहित अदीज सर की मैंने पूरा बढ़िया से नोट्स बनाया था। और जो पंकज सर एक क्वेश्चन देते थे, पंकज सर स्पेशल, वो बिल्कुल लगानी होती थी, PSS, और वो लगानी ही नहीं होती थी, बल्कि उसको अलग से नोट्स भी करना होता था। जो तुम एक बार कर लिए वहां पे, एक बार तो तुमने पूरा बढ़िया से लिख लिया, उसका आंसर भी लिख लिया, और उसको तुम अलग से एक कॉपी बनाओ। जैसे कि खुद पंकज सर भी कहते हैं कि उसका अलग से एक कॉपी बनाओ, उसको अलग से लिख लो और बार बार उसको रिवाइज करते रहो। मैंने उसको बहुत बार रिवाइज किया। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक की बात है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने मोहित अदीज सर से पढ़ी थी। मुझे लगता है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा नहीं, मुझे लगता है सबसे अच्छा भी पढ़ाते हैं वो, अगर देखा जाए ऑनलाइन में। उनका मैंने नोट्स बनाया था पूरा। और जो ये हुई कि मैंने रिवीजन या फिर बहुत सारा मटेरियल कहाँ से मिला मुझे लगाने के लिए, तो मैंने इलन का मॉड्यूल लगाया था, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तीनों। मैंने तीनों एलन का मॉड्यूल लगाया था, और एक बार नहीं, कम से कम मैंने उसको 5 बार लगाया होगा। तो उसके बाद मैंने डीपीपी लगाई थी, और जो क्लास में जो क्वेश्चंस मिलते थे वो लगाता था मैं, बस। और इसके अलावा मैंने ऐसा कोई बुक्स वगैरह नहीं लिया था कि अलग से कोई बुक लिया हो और कुछ, बस मैं एलन का मॉड्यूल, पीडब्ल्यू की डीपीपी और क्लास के जो क्वेश्चंस मिलते थे मैं वही लगाता था। तो मतलब अगर हम लोग एक क्रक्स निकाला जाए तैयारी का, तो हम ये समझ में आता है कि हम अपने टीचर को प्रॉपरली फॉलो करें, वह नोट्स अच्छे से मेंटेन करें, और एक बार अपनी पढ़ाई करने के बाद जितना हो सकता है उतनी बार प्रैक्टिस करते, उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है। और पहले नंबर नोट्स का, कुछ बच्चे होते हैं कि नोट्स को प्रिंट करवा लेते हैं या फिर किसी और का ले लेते हैं, तो मुझे तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि खुद का लिखा हुआ नोट्स जितना ज्यादा समझ में आता है, उतना किसी का दिया हुआ या प्रिंट कराया हुआ उतना अच्छा समझ में नहीं आता है। और फिर अगर तुम खुद लिख रहे हो तो तुमको समझ में आना चाहिए कि तुमको क्या लिखना है उसमें। जैसे अगर कोई बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है तो कोई जरूरी थोड़ी है उसको लिखने का, अब तुम लोग वो भी लिखने लगते हो, बेसिक सा क्वेश्चन भी लिख लेते हैं लोग, तो वो सब मैं नहीं लिखता था। मैं जो मेन पॉइंट्स होते थे, जो ये रहता था कि अब इसको हम भूल सकते हैं, वो मैं जरूर लिखता था। तो यही है, नोट्स बनाओ लेकिन अच्छे से बनाओ। अब वो नहीं कि मतलब कुछ भी बना रहे हो। मतलब ये कि नोट्स आपके ही काम आएंगे। जैसे पीडब्ल्यू हमारे टीचर्स कहा ही करते थे
कि 11वीं की मार्कशीट और दूसरे के नोट्स जिंदगी में कहीं काम नहीं आते हैं। तो बस यही है कि नोट्स खुद के बनाओ, और जो आपको लगता है कि हमारे नोट्स में चीजें होनी चाहिए और हम भूल सकते हैं, उनको जरूर से हाईलाइट करके जरूर से नोट करो। अब हम अगले सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं जिससे नीट एस्पायरेंट खास करके बहुत डरते हैं, फिजिक्स। बहुत। तो हम कि आपने अपनी फिजिक्स किस तरीके से स्ट्रॉन्ग की थी, और आपने न्यूमेरिकल थ्योरी ये सब पोर्शन किस तरीके से मैनेज किया था, और क्या फॉलो किया था फिजिक्स के लिए? फिजिक्स के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जब मैं फर्स्ट ईयर कोटा गया तो मुझे वहाँ एक टीचर मिले थे, VS सर नाम था उनका। वो मुझे लगता है उन्होंने हम लोग को 11th का फिजिक्स पूरा उन्होंने पढ़ाया था, और उसके बाद 12th का किसी और टीचर ने पढ़ाया था। लेकिन जो 11th का फिजिक्स था उन्होंने इतना अच्छा बताया था, मुझे लगता है मेरा 11th का फिजिक्स उन्हीं की वजह से स्ट्रॉन्ग था। और वो भी ऐसा नहीं कि मतलब थोड़ा बहुत बताते थे, वो बताते एकदम डीप में थे, और तुमको ऐसा लगता था कि भाई कुछ करना ही नहीं है इसका, तुम ऐसे चुटकियों में क्वेश्चन लगा देते थे उनका। फिर उसके बाद 11th के बाद 12th का पूरा फिजिक्स मैंने MR सर से पढ़ा है। और 12th के फिजिक्स में ये था, MR सर इतना ज्यादा पढ़ाते हैं, अगर उनका नोट्स बनाने लगो तो कम से कम 6-7 कॉपी तो भर ही जाएगा, इतना ज्यादा पढ़ाते हैं। तो फिजिक्स के लिए मुझे नहीं लगता कि मतलब बाहर से बहुत ज्यादा मटेरियल्स वगैरह की जरूरत है, अगर तुम MR सर से पढ़ रहे हो तो। और अगर तुमको लग रहा है कि चलो ठीक है और कुछ चाहिए मुझे और कुछ करना है, तो मैं बोलूंगा एलन का मॉड्यूल लगा लो, MR सर के नोट्स, एलन का मॉड्यूल, और खुद से वही नोट्स का जो अलग से वो बना लो, फॉर्मूला शीट देखो, मॉड्यूल लगाओ, MR सर के नोट्स के क्वेश्चन लगाओ, बस इतना काफी है फिजिक्स में अच्छा नंबर लाने के लिए। तो मतलब फिजिक्स के लिए सबसे पहली चीज है कि हम अपने टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करो, जो वो पढ़ा रहे हैं, खास करके MR स्टार सर को, और जो पढ़ा रहे हैं उनका नोट्स प्रॉपर मेंटेन करो। उसके बाद शॉर्ट रिवीजन के लिए आप अपने फॉर्मूला शीट को मेंटेन कर लो, और बार बार अपने नोट्स को, और बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो तो किसी मॉड्यूल का हेल्प लेके आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो। तो प्रैक्टिस से ही आपकी फिजिक्स स्ट्रांग होगी। फिजिक्स में अच्छा नंबर लाना या फिर डर कम करने का सबसे अच्छा यही है कि प्रैक्टिस। हर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और तुमको ये नहीं लगना चाहिए कि अरे यार ये तो आसान है तो इसको दोबारा क्यों करूं, कर लो भाई, 2 मिनट लगेगा, उसको भी कर लो, वो भी आ सकता है। जैसे हमको लगता था कि 24 में कहीं टफ पेपर ना आए, आसान पेपर ना आए, 24 में आसान पेपर आया, चलो ठीक है, बच्चे अच्छा नंबर लाए, इस बार 25 का देख लेते हैं। लोगों को लग रहा था अरे ये तो टफ है, ये नहीं आ सकता, इस बार 25 में तो ऐसा पेपर आया, सबको पता चल गया। अब यही है कि फिजिक्स में डर भगाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि प्रैक्टिस करते रहो, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो कि तुमको लगे अरे ये तो मैं क्वेश्चन देखा हुआ है। मतलब ये कि आप प्रैक्टिस करो, पहले आसान से बिल्ड करते हुए आसान अपना मतलब बेसिक अपने स्ट्रॉन्ग करो क्वेश्चन थ्रू, उसके बाद फिर आप ऐसे क्वेश्चंस को भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो जो मेंस या खास जिसको कहा हम लोग जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये हमारी हो गई सबसे सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन। तो इन सब के बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो एक तैयारी का हिस्सा होती है, मॉक टेस्ट। तो आप मॉक टेस्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो मॉक टेस्ट ही है, क्योंकि हमको क्या लगता है कि अगर हम पढ़ते रहते हैं हमको लगता है मुझे तो सब आता है, अगर हम मॉक टेस्ट नहीं देते हैं तो हमें लगता है सब आता है हमें। फिर जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें हमें पता लगता है कितना आता है हमें। खासकर जो अच्छे मॉक टेस्ट होते हैं उससे पता लगता है कि हमें कितना आता है। कुछ लोग होते हैं कि मतलब एकदम आसान सा मॉक टेस्ट दिए, उसमें 680 690 आ गया, लगा रहे मुझे तो सब आता है, फिर घमंड हो जाता है तो कम पढ़ने लगते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि अच्छा मॉक टेस्ट ज्वाइन करिए। जैसे तुम्हारे बैच का खुद का जो चलता रहता है वो दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई एक अच्छे इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट ज्वाइन करो। जैसे कि मैंने ज्वाइन किया था एलन का मॉक टेस्ट, उसमें 21 टेस्ट था, उसमें मैं जाता था, टेस्ट देता था, उसका रिजल्ट्स भी आता था, रैंक भी पता चलता था कि कितने बच्चों में मेरा कितना रैंक आया। तो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, और खासकर लास्ट के एक महीने में मैंने हर डे एक टेस्ट दिया, या तो एक दिन छोड़ के दूसरे दिन एक टेस्ट दिया था मैंने, और उसमें मैं खुद से अकेले बैठ के एनालाइज भी करता था कि मेरा कितना नंबर आ रहा है और क्या गलत हो रहा है और कैसे गलत हो रहा है। फिर मैं जो उसका वो रहता था OMR शीट, मैं उस OMR शीट के पीछे जो मैंने गलती करी थी वो मैं लिख लेता था,
और वो क्वेश्चन करते समय मैं क्या सोच के वो गलत किया हूँ ये भी लिख लेता था। फिर नेक्स्ट जब मॉक टेस्ट देने जाता था मैं, तो मैं पहले उस OMR शीट को पढ़ता था। और ये नहीं कि मैं एक ही को पढ़ के जाता था, जितना OMR शीट मेरे पास रहता था मैं सारा OMR शीट पढ़ के ही जाता था। विदाउट OMR शीट पढ़े मैं जाता ही नहीं था मॉक टेस्ट देने। तो यही है कि जो टेस्ट दो आप, उसको आप एनालाइज करो और अच्छे से एनालाइज करो, उसके जो गलतियां हुई हैं वो लिखो और उसको आप रिवाइज करके जाओ। अच्छा, तो हम ये एक चीज कर सकते हैं, अगर हम ऐसा रफ आइडिया लगाएं तो आपने मतलब अपनी पूरी नीट की प्रिपरेशन में कितने मॉक टेस्ट दिए होंगे? मैंने नीट के प्रिपरेशन में शुरुआत में तो हर कोई बहुत कम ही मॉक टेस्ट देता है। जैसे शुरुआत के 2-3 महीने बहुत हो गए, 4-5 हो गए। फिर धीरे धीरे जैसे नीट नजदीक आता है, मॉक टेस्ट की संख्या लोग बढ़ाते रहते हैं। मेरा देखा जाए तो मैंने शुरुआत में कम से कम 20-25 टेस्ट दिए थे। उसके बाद जब इधर नजदीक आ गया, 2-3 महीने का जब गैप बचा, उसके बीच में मैंने पहले तो 2 महीने जब बचा तो फिर मैंने कम से कम हफ्ते में 3 टेस्ट देने शुरू कर दिए थे। फिर लास्ट के 1 महीने में 2 दिन में 1 टेस्ट जरूर दिए। तो अगर सब मिला जुला के देखा जाए तो 80-90 टेस्ट मान के चल सकते हैं। मतलब आपको अपने मॉक टेस्ट से ही आपकी चीजें फाइनल होती है कि आप किस लेवल पे हो। बिल्कुल। और यहाँ पे एक चीज और आती है कि मॉक टेस्ट में कभी कभी हमारे मार्क्स कम आ जाते हैं, तो इस वक्त पे क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, हमें मोटिवेशन कैसे मेंटेन रखना चाहिए? सबसे पहले अगर मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो सिर्फ आप ही के कम नहीं आ रहे हैं, सबके कम आते हैं। मेरे भी कम आते थे, मुझे भी लगता था अरे यार इस बार बहुत कम नंबर आया, क्या हो पाएगा मेरा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन एक टेस्ट से ही थोड़ी हो जाता है कि मतलब आपका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर आपके कम नंबर आए हैं तो जो चैप्टर के क्वेश्चंस आपके गलत ज्यादा हुए हैं वो चैप्टर्स को आप देखो कि मतलब ये तैयार है मेरा कि नहीं तैयार है। अगर नहीं तैयार है तो उसको फिर से देखो कि क्या खराब है मेरा इस चैप्टर में, क्या नहीं सही है, उसको रिवाइज करो। उसके बाद अगर आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है या कुछ हो रहा है तो किसी एक ऐसा आदमी, तो होता ही है हर आदमी के लाइफ में कि उससे थोड़ा बहुत बात करने पे थोड़ा आदमी लाइट फील करता है, तो उससे 2-4 मिनट 10 मिनट बात करो, घर पे बात करो, अपनी मम्मी से बात करो, अब्बू से बात करो, दोस्त है अगर कोई अच्छा दोस्त है उससे बात करो। तो यही है मोटिवेशन के लिए, यही है कि आपको मेहनत करते रहना है जब तक कि आपको मिल ना जाए नीट। मतलब ये है कि आपको घबराना नहीं है अपने कम मार्क्स से, बस बल्कि अपनी गलतियों को नोट करना, उस पर काम करना शुरू कर देना है। थोड़ा पर्सनल होना चाहेंगे हम यहाँ पे कि आपका वो कौन सा शख्स था जिससे आप अपने डिमोटिवेशन टाइम में बात किया करते थे? अगर मैं ज्यादा डिमोटिवेट होता था तो या तो मैं अपनी अम्मी के पास कॉल करता था या फिर मैं अपने अब्बू के पास कॉल करता था। अम्मी अब्बू का ये था कि अम्मी मेरी उतनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन हाँ वो समझती थी कि मैं गया हूँ, पढ़ रहा हूँ, नहीं हो रहा है, तो थोड़ा बहुत वो मुझे समझाती थी। और फिर मेरा एक दोस्त था, वो भी ऐसा था कि पहले तो हम 4-5 दोस्त साथ में ही रहते थे, तो उतना ज्यादा मुझे डिप्रेशन होता नहीं था क्योंकि हम सब साथ में ही पढ़ते थे, साथ में ही रहते थे। तो कोई दिक्कत होती थी तो वो लोग तो संभालते थे हमें। लेकिन फिर भी अगर ज्यादा दिक्कत होती थी तो मैं मोहित को भी कॉल कर लेता था, मैं बात कर लेता था। ये है कि भाई अगर तुमको डिप्रेशन हो रहा है तो सबसे अच्छा तरीका है किसी से बात करो, बताओ उसको क्या हो रहा है, तुमको क्या दिक्कत है, अगर नहीं पढ़ पा रहे हो क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो, बस डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो और पढ़ाई करो। तो वही, तो फिर अगला क्वेश्चन हम यही पूछना चाहेंगे कि आपके लिए मोटिवेशन क्या था और डिस्ट्रैक्शन क्या आते थे और कैसे फेस करते थे आप उसको? सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन जैसे हम लोग तो सेकेंड ईयर में ये था कि जब मेरा फर्स्ट बार में नहीं हुआ, सेकेंड टाइम से मेरा ये था कि फोन से ही पढ़ाई होती थी। फोन में पढ़ते पढ़ते कोई नोटिफिकेशन आया, खोल के देखने लगे ये क्या है आखिर, इस नोटिफिकेशन में क्या हो रहा है, और फिर उसमें आगे घुसते चले गए। कहीं अगर किसी ने रील खोल दिया तो 2 रील देखने के चक्कर में आधे घंटे चले गए। तो मेरे बगल में जो दोस्त बैठता था, अगर मैं रील देखता था तो वो मुझे टोक देता था, और अगर वो रील देखता था तो मैं उसे टोक देता था। तो हम दोनों का डिस्ट्रैक्शन उतना नहीं होता था, लेकिन है कुछ लोग नहीं कर पाते, उनका बहुत ज्यादा होने लगता है। तो मैं तो यही बोलता हूँ, जब तक तुमको लेक्चर्स देखने हैं फोन में तब तक के लिए तुम फोन अपने पास रखो, और अगर जब तुमको लेक्चर खत्म हो गए, तुमको अब लेक्चर नहीं देखने हैं, तुमको अब रिवाइज करनी है, तुमको अब नोट्स पढ़ना है, तुमको बुक पढ़ना है, तब तक के लिए तुम फोन दूसरे दोस्त को दे दो या दूर रखो, उसको म्यूट रखो, नोटिफिकेशन आए तो आवाज ना आए आपको। और मोटिवेशन यही था कि फैमिली का फर्स्ट डॉक्टर बनना चाह रहा था मैं, बस यही मोटिवेशन था कि करना ही है, किसी भी तरह से करना है। किसी भी तरह
तरह से करना है, मतलब आपका वाई स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको करना है, फैमिली का पहला डॉक्टर बनना है, हमको ही बनना है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं तो हमको यही करना है, तो हम यही करेंगे। अब दूसरों पे आप निर्भर थोड़ी हो सकते हैं, खुद भी तो कुछ करो। अब कितना, अब तुम सोच रहे हो अरे यार मेरे से नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, अरे चलो भाई मेरा बन जाएगा। भाई भाई को नहीं दिक्कत होगी, भाई को भी दिक्कत होगी, तुम ही करो ना, क्या दिक्कत है, भाई को क्यों करवाना है, तुम खुद करो, पहले तुम दिखाओ कि भाई मैं भी कर सकता हूँ। यही था। एक और चीज बताइए कि आप तब इतनी तैयारी कर चुके हैं, आपका इस तरीके से सारा चीज हो चुका है, फिर आप अपना एग्जाम डे का एक्सपीरियंस बताइए और ये बताइए कि एग्जाम जब एंड हो गया था उसके बाद का क्या एक्सपीरियंस, क्या टाइम कैसा था आपका? एग्जाम डे का एक्सपीरियंस ये है कि मैं सुबह उठा, पहले तो हल्का फुल्का खाना वाना खाया, खाना तो खवा ही नहीं रहा था, इतना ज्यादा स्ट्रेस था कि आज पेपर है, आज पेपर है, अभी जो होना है आज ही होगा। उसके बाद मैं सुबह कॉल किया अपने दोस्त के पास कि कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है, क्योंकि वो भी मेरे साथ ही था, हम लोग को यहाँ अपने टाउन से थोड़ा सा दूर था, वहां जाना था। फिर ये हुआ कि कौन ले जाएगा, अकेले जाएगा कौन, कैसे, और फिर फोन वगैरह भी आदमी ले जाता है तो रखेंगे कहाँ। तो फिर मैं फोन किया अपने मामू के पास कि लिवा चलिए। तो मैं यहाँ से जब गया अपने सेंटर पे पहुंचा तो साथ में मेरे मामू और मेरे अब्बू भी थे, और मुझे ये पता था कि मेरे अब्बू मुंबई हैं, लेकिन मैं सेंटर पे अब्बू से भी मिला। मैं तो पूरा सरप्राइज हो गया, अनएक्सपेक्टेड हो गया एकदम से कि ये क्या है। फिर मैं सेंटर में गया, अपना सारा चीज सबमिट करने के बाद सेंटर पे गया, वहाँ 2-4 दोस्त और मिले, साथ वाले स्कूल वाले मिले। फिर हम लोग सब अपने अपने रूम में गए, बैठे, एग्जाम दिया, बाहर आए तो सबको लगा कि चलो ठीक है ठीक है ठीक है, सब अपना अपना पूछ रहे हैं कि कैसा गया कैसा गया कैसा गया। मुझे तो लग रहा था मेरा अच्छा गया है, क्योंकि मैं अच्छे से करके आया था, बस मुझे 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे फिजिक्स के। फिर मैं सब कुछ हो गया, फिर किसी ने पूछा मेरे से कैसा गया, मैंने बोला बहुत अच्छा गया, बस मुझे अब चलो कुछ खिला दो। मेरे मामू ने पूछा कैसा गया है, तो फिर मैं बोला बहुत अच्छा गया है, अब मुझे बिरयानी खाना है, जल्दी चलो यहाँ से। फिर हम लोग गए, बिरयानी खाए, उसके बाद फिर वहां से वापस आए, घर पे आए, फिर मैं मिलाया, तभी मिलाया उसी टाइम मिलाया कि मेरा कितना आ रहा है। मैंने एलन के मॉडल उससे मिलाया, जो देते हैं वो आंसर की से मिलाया, मेरे 685 आ रहे थे। तो फिर मैंने आकाश से मिलाया, उसमें भी 680 आ रहे थे, मेरा एक क्वेश्चन ऊपर नीचे हो रहा था। मैं सोचा क्या है ये सही है, मैं सही करके आया, मुझे 100% भरोसा था कि मैं ये सही करके आया हूँ। फिर बाद में देखा मैंने मार्किंग में गलत कर दिया उसको, उसके बाद मार्किंग में गलत था मेरा वो। फिर कुछ लोगों ने पूछा कितना नंबर आ रहा है, मैं उनसे बस यही बताता था कि 650 प्लस आ रहा है, मैंने किसी को नहीं बताया कि 680 प्लस आ रहा है, लास्ट तक यही था। अच्छा, तो ये था आपका एग्जाम डे एक्सपीरियंस का। एक पैनिक मोमेंट रहता है जब हम एग्जाम देने जा रहे होते हैं, फिर अगर एग्जाम अच्छा हो जाए तो अच्छी चीजें हैं। तो ये तो हो गया जनरल सी बातें कि क्या फॉलो करें कैसे करें। एक आप फाइनल टिप जो अपने, और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मेरा एग्जाम के 2 दिन बाद मुझे पता चला कि मेरे नाना का डेथ हो गया था। एग्जाम के 2 दिन बाद पता चला कि मेरे नाना का डेथ हो गया था, एग्जाम से 6 दिन पहले। लेकिन मुझे किसी घर वाले ने बताया नहीं था, और जो मेरे साथ दोस्त रहते थे लखनऊ में, उन तीनों चारों को पता था कि इसके नाना का डेथ हो गया है, लेकिन उन्होंने भी नहीं बताया मुझे कि मतलब दिक्कत ना हो, इसको परेशान ना हो, इसलिए किसी ने नहीं बताया। फिर मुझे लास्ट में पता चला, फिर मुझे लगा यार क्या हो गया ये। हाँ, लेकिन ये कि सब यही सोच रहा था, मुझे भी न्यूज पता थी 2-3 दिन पहले से ही, लेकिन हम सब ने इसीलिए इस चीज को दबा के रखा था कि वो पैनिक सिचुएशन ही इतना रहता है। और शायद से नाना भी यही चाहते थे कि हम डॉक्टर बने। और लास्ट टाइम पे वो, क्योंकि मेरे भी दादा की डेथ मेरे जस्ट एग्जाम के 3 दिन पहले ही हुई थी, अब मैं तो घर ही पे था तो मुझे सारी चीजें पता चल गई। तो उसका जो एक मेंटल जो प्रेशर आता है उसकी वजह से सारी चीजें बिगड़ जाती हैं अगर कहा जाए तो घर वालों ने इसी चीज को सोच के आपसे चीजें नहीं बताई थी। फिर देखा जाए तो अगर अच्छी तरीके से हमारा रिजल्ट भी आ गया, चीजें फाइनल भी हो गई, आज हम अपना 1 साल कंप्लीट करने वाले हैं अपने। हाँ, मेरा 2 महीने के अंदर मेरा प्रॉफ एग्जाम है, अभी तैयारी चल रही है, 1 साल कंप्लीट होने वाला है। तो आप एक 25 भी हो गया है जी, जूनियर भी आने वाले हैं। जूनियर भी आने वाले हैं। तो जो अभी जो जूनियर्स हैं, जिनका जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जो एस्पायरेंट हैं, उनको आप एक फाइनल टिप जैसा क्या टिप देना चाहेंगे? फाइनल टिप मेरा यही है कि
पढ़ाई पे ध्यान दो, दोस्त बहुत ज्यादा मत बनाओ, एक दो बनाओ जो अच्छे हों पढ़ने में, जो तुमको सपोर्ट करें। ये नहीं कि तुम्हारा पैर खींच के नीचे गिराएं कि अरे यार चलो यहाँ चाय पी के आते हैं, यहाँ घूम के आते हैं, ये जगह देख के आते हैं। पढ़ाई के दौरान ये सब मत करो, अच्छे से पढ़ाई करो और एक दो ही दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ। आगे आओ, बहुत कुछ करना है, कॉलेज में आओ, बहुत कुछ करने को मिलेगा। अभी थोड़ा मौज मस्ती कम करो, अभी थोड़ी पढ़ाई करो, कॉलेज में आके बहुत मौज मस्ती करना है। बस मैं यही मतलब ये है कि आप डेडिकेटेड प्रिपरेशन करो। तो यहीं पे इसके बाद हम कुछ कॉमन डाउट्स करेंगे, लेकिन ये है कि यही हो गया कि जनरल आप इस तरीके से तैयारी अपनी करें, फोकस्ड होके करें, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करें जितना हो सकता है। अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो आपको कहीं यूट्यूब वीडियोस या कुछ देखने की जरूरत नहीं, आप अपने सेल्फ मोटिवेशन लाओ, अपना वाई क्लियर करो कि मुझे किस लिए नीट करना है। तो हम लास्ट में कुछ कॉमन डाउट्स लेंगे जो नीट एस्पायरेंट के हैं, फिर हम अपना ये खत्म करते हैं, काफी लंबा हो चुकी है चीजें। तो सबसे पहला डाउट ये है कि अगर किसी नीट एस्पायरेंट के पास बड़ी कोचिंग का एक्सेस नहीं है जहाँ पे अच्छे खासे पैसे लगते हैं, तो क्या फिर भी वो नीट क्रैक कर सकता है? देखो, मेन बात ये नहीं है कि कोचिंग से ही नीट क्रैक होता है। नीट क्रैक तो बच्चे के पढ़ने से होता है। हाँ, बड़ी कोचिंग का एक्सेस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आजकल जितने बड़े कोचिंग्स के मटेरियल्स वगैरह हैं या फिर जो टीचर्स पढ़ाते हैं बड़ी कोचिंग्स में, वो आजकल यूट्यूब पे उससे अच्छे अच्छे टीचर्स बैठे हुए हैं। जैसे हम PW का ही देख लें, 4,500 5,000 तक का बैच आता है। इतने अच्छे अच्छे बेस्ट टीचर है मुझे लगता है उसमें। तो अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं तो आप ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हैं। मेरे बैचमेट्स बहुत सारे हैं। मेरा एक बैचमेट है, मोहम्मद इरफान नाम है, वो 12th के साथ कंप्लीट करके आया है। और बहुत सारे मेरे बैचमेट्स हैं, मेरे 680 हैं, मेरे एक दो बैचमेट्स के 685 हैं, वो भी एकदम प्योर ऑनलाइन वाले हैं। तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि मुझे बहुत बड़ी कोचिंग चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फिर ही कंप्लीट हो पाएगा। आप ऑनलाइन से भी एकदम बेसिक सा बैच लेके भी तैयारी कर सकते हैं और नीट क्रैक कर सकते हैं। बस अपने आप पे भरोसा रखिए जी। तो फिर इस तरीके से हम मतलब अगर हम ऑनलाइन भी और यूट्यूब के थ्रू भी कर सकते हैं, बस हमें कि हम किस तरीके अपनी मेहनत इसमें पुट इन कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि अगर हम एक एवरेज स्टूडेंट रहे हैं हमेशा तक, 11th 12th में भी हम एवरेज स्टूडेंट हैं, हमें टॉपिक उतने हमारी ग्रिप नहीं है, चीजें हमारी उतनी अच्छी, क्या फिर भी हम 650 प्लस जा सकते हैं नीट में? एवरेज स्टूडेंट का मतलब ये है कि मतलब थोड़ा बहुत आप पढ़ना जानते हैं, ये नहीं कि मतलब एकदम से ही भोंदू हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि भोंदू लोग भी कम निकाला है नीट, लेकिन हम लोग भी कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थे, हम लोग भी एवरेज ही थे। तो एवरेज बच्चा भी 650 पार कर सकता है। अभी तो 650 पार करने की जरूरत भी नहीं है, अभी आप 550 पार करिए, यही बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर आप निकालना चाहते हैं, मेहनत करिए। ये है कि जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे होते हैं उनको कम मेहनत करनी पड़ती है। एवरेज बच्चा थोड़ा और मेहनत करे, ज्यादा अपना एफर्ट लगाए, तो मतलब ये कि जिस तरीके से जिस भी लेवल पे आप हैं उसी हिसाब से आपको मेहनत कर, अगर आप मेहनत करना के लिए रेडी हैं तो आप किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। अगर आप मेहनत ही करने के लिए रेडी नहीं है तो आप चीजें नहीं कर पाएंगे। एक लास्ट फाइनल क्वेश्चन कि क्या 1 साल की डेडिकेटेड प्रिपरेशन नीट के लिए सफिशिएंट हो सकती है? बिल्कुल सफिशिएंट हो सकती है। बहुत सारे बच्चों का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ज्यादातर बच्चे वही होते हैं जो 12th के साथ निकालते हैं। ड्रॉपर्स कम होते हैं, जो 12th के साथ वाले होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो उन्होंने 1 साल की डेडिकेटेड प्रिपरेशन से ही निकाली है। या तो आप ये कह रहे हैं 1 साल डेडिकेटेड ड्रॉपर या फिर 12th के साथ, तो देखा जाए 12th के साथ वाले ज्यादा निकाल रहे हैं। तो मैं तो यही मानता हूँ कि अगर आप बढ़िया से पढ़ते हैं तो 1 साल में निकाल सकते हैं आप। मतलब ये है कि आप कितना डेडिकेटेड हैं इस चीज को लेके, कितना आप मेहनत डाल रहे हैं। जितनी आप मेहनत डालेंगे उतना रिजल्ट आपका चमक के आएगा। अगर आप मेहनत ही करने को रेडी नहीं है तो आप कितना भी ट्राई कर लो, चाहे 1 साल कर लो चाहे 4 साल कर लो। अब अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो रिजल्ट तो आएगा नहीं, कुछ भी कर लें आप। कुछ लोग होते हैं कि एक दिन पढ़ा, अरे यार आज बहुत पढ़ लिया, थोड़ा घूम लेता हूँ, तो ऐसे नहीं होता है। आपको कंसिस्टेंट रहना है, मेहनत करनी है और पढ़ते रहना है बस। तो ये था एक फुल फ्लेज इंटरव्यू कह सकते हैं इसको, एक नीट एस्पायरेंट के साथ जिसने आज अच्छी तरीके से अपनी नीट की जर्नी को कंटिन्यू करे कंप्लीट की थी। आई होप कि आपको यहाँ से अपने कुछ डाउट्स, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मिले होंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सारे नीट एस्पायरेंट, नीट फ्रेंड या जो भी फ्रेंड्स हैं जो आगे नीट करना चाहते हैं, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उनके साथ ये शेयर करें। अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट्स रह जा रहे हैं, कोई क्वेश्चन रह जा रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। उसको मैं और ये जो है नीट जो इस वक्त अपने नीट मतलब मेडिकल MBBS कर रहे हैं, हम दोनों मिलकर इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। बस यही है कि आप अपनी चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं तो डेडिकेटेडली मेहनत करते रहें। सो थैंक यू मिस्टर शोएब, आपने हमको इतना वक्त दिया। So that's it from all. Thank you. This is Mohid Ahmed signing off.